बट इमरान, ये क्लास थी ना, दिस क्लास वाज स्पेशली कि जैसे मैंने आपको टॉर्क वाला पार्ट भेजा था ना, आई वांटेड यू एंड मिली टू बी प्रेजेंट लाइव, सो दैट कि मैं आपको वाला पार्ट एक्सप्लेन करता। जैसे टॉर्क वाले पार्ट में जो टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट था, वो पार्ट थोड़ा सा टफ है, जिसकी आपको वीडियो भेजी थी। तो वो उसमें क्या होता कि समझ में थोड़ी सी मुश्किल से आती। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू दोज थिंग्स। सो आई थिंक बोथ ऑफ यू आर देयर। मिली, आप भी हो? मिली? सर तो मिली, मैं आपसे चाह रहा था कि जो एक वो लास्ट वाली वीडियो थी ना, जिसमें कि मैंने टॉर्क वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, तो आप उसी चीज को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ठीक से देखना। देखो, उसमें देखो ये लिया था कि अगर मान लो कि आपको जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बी में है, तो उसके ऊपर फोर्स BIL लगेगा, तो वो वाला पार्ट तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो ही गया होगा। दैट वाज ए सिंपल पार्ट वीडियो में, ठीक है ना? जो BIL वाला पार्ट है वो तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें था कि आपके पास ये करंट कैरिंग वायर लूप है, करंट आई इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई है इसमें। तो फिर आप देखोगे कि अगर ये PQRS है, तो PQRS में से जो PQ के ऊपर फोर्स है कितना लगेगा? व्हाट विल बी फोर्स ऑन PQ? PQ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? जीरो। मिली, आप बोल नहीं रहे हो। PQ के ऊपर फोर्स क्या होगा? जीरो, बिकॉज PQ वायर B के पैरेलल है। आपने जो फॉर्मूला किया था फोर्स वाला करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स वाला, दैट फोर्स वाज BIL into sin theta, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट I एंड B। तो करंट I भी सोर है, B भी सोर है, एंगल थीटा इज जीरो, तो फोर्स ऑन PQ विल बी व्हाट? जीरो। फोर्स ऑन RS विल आल्सो बी जीरो। और जो फोर्स ऑन PS है, फोर्स ऑन PS, दैट विल बी इक्वल टू BIL। क्यों? क्योंकि इसके लिए थीटा 90 डिग्री है, करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड B ओर है, तो फोर्स क्या होगा? BIL। इट विल बी द फोर्स। और ये फोर्स किस ओर होगा? आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल भी लो। लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड B ओर है फर्स्ट फिंगर से, और करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स अंदर की ओर आएगा, तो BIL इनवर्ड्स। और जो QR के ऊपर फोर्स आएगा, दैट फोर्स विल बी व्हाट? आउटवर्ड्स। इस ओर आएगा फोर्स, करंट नीचे की ओर है, तो किस ओर आया? आपकी ओर आया। अब ये फोर्स आपकी ओर आया, वो BIL फोर्स ऑन QR, दैट विल बी BIL। और ये क्या होगा? आउटवर्ड्स। तो दैट मींस कि लूप के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक BIL अंदर की ओर, एक BIL बाहर की ओर। तो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। वो एक लाइन के लॉन्ग नहीं लग रहे हैं। इसकी लाइन यहाँ पे है और इसकी लाइन यहाँ पे, सो दे मेक व्हाट? कपल। दैट मींस कि वी कैन से अ कपल इज एक्टिंग ऑन द लूप। कपल इज एक्टिंग ऑन द लूप। जो लूप के ऊपर लग रहा है, दैट इज व्हाट? इट्स ए कपल। आप समझ गए ना मेरी बात? लूप के ऊपर जो लग रहा है, दैट इज व्हाट? इट्स ए कपल इज एक्टिंग ऑन द लूप, राइट? तो बच्चों अब देखोगे तो ये कपल इस लूप को इस तरीके से रोटेट कराएगा, इसके ऊपर फोर्स अंदर की ओर, इसके ऊपर फोर्स बाहर की ओर, तो इसे ऐसे रोटेट कराएगा। अब इसमें मोमेंट ऑफ द कपल, डॉट टाउ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ द कपल
tau equals to moment of the couple, and this moment of the couple will be equal to one of the force into perpendicular distance between the line of action of the forces. जो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस, तो देखो BIL यहां, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी B है, और इसकी लेंथ L है और विड्थ, इसकी विड्थ B है. So this becomes tau becomes equal to how much? Tau becomes equal to BIL, one of the force, into B. So that becomes L into B is what? Area of the loop. So it becomes BIA. There's a torque. अब अगर इसमें n टर्न्स होते, जैसे यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ पे अगर इस तरीके से n टर्न्स हैं, तो हम बोलते हैं कि इसमें if there are then tau will be equal to NIAB. इतना होगा tau NIAB. तो यहाँ पे जो क्वांटिटी NIA है, we call it magnetic moment. tau equals to MB, ठीक ना? M equals to NIA, number of turns into current into area of the loop. This is called, इसे हम बोलते हैं magnetic moment. बच्चों, this quantity is called what? This quantity is called magnetic moment of the loop. So tau वेक्टर क्वांटिटी है, MB वेक्टर क्वांटिटी है, B भी वेक्टर क्वांटिटी है. सो बेसिकली होता क्या है, M और B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है tau इक्वल्स व्हाट? M क्रॉस B. अब पहले मैं यहाँ पे आपको M का कैलकुलेशन समझाता हूँ, M का डायरेक्शन बताता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है ना? आप देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, ये नोट कर लिया ना? ठीक है, नाउ यू विल सी दिस. इस लूप में करंट किस सेंस में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो जब भी किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज होगी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपसे अवे डायरेक्टेड होगा अंदर की ओर. किस ओर डायरेक्टेड होगा? अंदर की ओर. और अगर करंट क्लॉकवाइज होती तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपकी ओर डायरेक्टेड होता बाहर की ओर. ठीक है ना? आप इसे नोट कर लो. इफ करंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज, then the magnetic moment of the coil is directed inwards. If current is clockwise, the magnetic moment is directed inwards. And if the current is anti-clockwise, the magnetic moment will be directed outwards. अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्वर से अवे, आपसे अवे अंदर की ओर, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक मोमेंट आपकी ओर डायरेक्टेड होता. किसी भी कॉइल के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन याद रखोगे. साथ में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है ना? आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग. आप एक चीज और देखोगे, वो देखो ये है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, सपोज आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट M नॉर्थ से बाहर की ओर आता है और मैग्नेटिक मोमेंट M का डायरेक्शन साउथ की ओर होता है. अब देखो, मैंने जब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताया था तो आई हैड टोल्ड यू कि किसी कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका ये वाला फेस क्या होगा? नॉर्थ. और बैक साइड वाला फेस क्या होगा? बैक साइड वाला फेस विल बी साउथ फेस. जिसका बैक साइड का फेस होगा दैट विल बी व्हाट? साउथ फेस. तो अगर ये नॉर्थ है, अब मैग्नेटिक मोमेंट M का डायरेक्शन किस ओर होगा? एंटी क्लॉकवाइज में आपकी ओर होगा. और इससे भी रिलेट कर लो, नॉर्थ से मैग्नेटिक मोमेंट M बाहर आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट M यहाँ पे क्या होगा? बाहर की ओर. मैंने बताई आपको. और ये नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक मोमेंट M बाहर आता है, तो दोनों से क्या चीज हो रही है? वो चीज मैच कर रही है. दिस इज क्लियर ना? तो अगर किसी करंट में, लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट M will be directed towards the observer. करंट क्लॉकवाइज होती तो मैग्नेटिक मोमेंट would have been directed away from the observer.
स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप ये समझ रहे हो ना? ठीक है ना? नाउ सी, अब आप ये देखेंगे कि नाउ लुक एट दिस, ठीक है? सो मैग्नेट से और इससे आपने रिलेट कर लिया। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट m मैंने अभी आपको बताया कि आपकी इसमें आपसे अवे है। अब क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते कैसे हो? m क्रॉस b, पहला वेक्टर क्या है? m। तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर करोगे और आप राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर यानी m वेक्टर की ओर अलाइन कराओगे। पहला वेक्टर यहां पे क्या है? m क्रॉस b। सो फर्स्ट वेक्टर इज व्हाट? m। दूसरा वेक्टर b। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट वेक्टर को m की ओर अलाइन कराओगे और फिर सेकेंड वेक्टर की ओर क्या करोगे? सेकेंड वेक्टर की ओर टर्न कराओगे। टर्न कराओगे नेचुरल डायरेक्शन में। जैसे आप बोलोगे सर आपने ऐसे किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि हाथ को आपने ऐसे हाथ रखा और ऐसे कर्ल करा रहे हो। आप हाथ को ऐसे कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से कर लेते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। और फिर कर्ल करा करके यहां पहुंचते। तो देखो, हमें कर्ल करा करके दूसरे वेक्टर की तरफ पहुंचना होता है लेस देन 180 डिग्री से। तो अगर मैं यहां से ऐसे कर्ल कराता तो अननेचुरल कर्लिंग हो गई, और इस ओर से कर्ल करा करके लाता तो मोर देन 180 होता। इस ओर से कर्ल करा करके लाता मोर देन 180। सो दिस इज नॉट परमिटेड। मींस व्हाट? m क्रॉस b। तो आप दूसरे वेक्टर की ओर पहुंच गए लेस देन 90 डिग्री में। टॉर्क किस ओर आया? डाउनवर्ड्स। जिस ओर थंब है टॉर्क उस ओर होगा। अब आपको ये याद होगा, और नहीं याद है तो आप फ्यूचर में याद रखना कि अभी जो इस पे टॉर्क लगा, मैंने बोला कि इस पे फोर्स अंदर, इस पे फोर्स बाहर, तो कॉइल ऐसे रोटेट करेगी। यानी रोटेशन कैसा हुआ? जब आप ऊपर से देखोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस के अलोंग होता। दिस इज एक्सिस, टॉर्क एक्सिस के अलोंग होगा। और क्योंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर होगा, ऑब्जर्वर से अवे। जब आप ऊपर से देखते तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन ऊपर से देखते तो क्लॉकवाइज होता, और क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है? ऑब्जर्वर से अवे अलोंग द एक्सिस। तो टॉर्क नीचे आएगा, और डायरेक्शन से भी यही मिल रहा है, m क्रॉस b, यहां से नीचे मिल रहा है। तो अगर आपको टॉर्क का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना हो तो आप निकाल लोगे m क्रॉस b से। तो पहला वेक्टर m, राइट हैंड की फिंगर्स पहले उसकी ओर, दूसरे वेक्टर की ओर कर्ल कराओगे। तो बस आपके हाथ के रखने पे डिपेंड करता है। आपने पहली बार में हाथ ठीक से रखा कि आप पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर पहुंच जाओगे लेस देन 90 डिग्री में, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो आपको क्या देगा? थंब का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक मोमेंट m का डायरेक्शन देगा। बच्चों समझ गए इसे? ठीक है। लेकिन जब यस आप सर। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन, ये मैंने आपको m का डायरेक्शन, m का मैग्नीट्यूड बताने के लिए किया था। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आपको ऐसे नहीं करना होगा। ये फिगर मैंने बड़ा सिंपल फिगर लिया था। बोर्ड एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होगा। यू सी हाउ इट विल बी इन द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। जैसे लूप आपका ऐसे रोटेट कर रहा था, इस तरीके से रोटेट कर रहा था लूप। अब देखो क्या हुआ, ये लूप रोटेट करके थोड़ा सा ऐसे था सीधे, थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे आ गया, तो लूप ऐसे बन जाएगा। ये जनरलाइज्ड फिगर है, यही P Q R S। बिकॉज इसका पर्पस केवल बोर्ड एग्जाम्स के डेरिवेशन के लिए है। तो 3D में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फिगर समझ में ना आए, तो भी डोंट माइंड दैट। जो मैं नोट करूंगा आपको डेरिवेशन में बस सारी चीजें लिखनी है। करंट इज आई, वही क्लॉकवाइज, ये L है, ये B है, L और B। मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, इस ओर B है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? इस ओर B। इज दैट क्लियर? आप समझ गए इसे? यस अब सर। PQ के ऊपर अब फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि PQ B के पैरेलल नहीं है। अब B इस ओर है और PQ थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे आ गया। अब हमें फोर्स निकालना कैसे होता है? PQ के दो कंपोनेंट्स लेंगे,
एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड बी के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर। फोर्स केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे लगेगा। जो कंपोनेंट पी क्यू लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बी के अलॉन्ग आएगा उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फोर्स केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे इस ओर पे लगेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा बी, लेफ्ट हैंड से निकालोगे बी, और पी क्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस ओर आया, करंट की डायरेक्शन इस ओर हुई, फोर्स ऊपर आ गया। सिमिलरली जब आप देखोगे जितना फोर्स इसके ऊपर ऊपर रहेगा, मैंने इसे माना F1, इसके ऊपर उतना ही फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा F2, और ये एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं तो रोटेट नहीं कराएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपके डेरिवेशन में केवल आपको लिखना होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज आपने ली है वहां पे डेरिवेशन में और फील्ड इस ओर ली है और जैसा फिगर मैंने बताया, तो आपको लिखना क्या होगा, फोर्स ऑन पी क्यू एंड PQ is upwards. Force on PQ is upwards and force on RS is downwards. These forces are equal and opposite, and their line of action are also same. Their line of action are also same. उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होगी, इट विल बी सेम। दिस इज क्लियर। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। सो ड्यू टू these forces, force F will be 0 as well as torque will be 0। लेकिन अब आप देखो PS के ऊपर फोर्स किस ओर रहेगा, अंदर की ओर, जैसे पहले निकाला था मैग्नेटिक बी, करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स क्या है, अंदर, और इसके ऊपर फोर्स बाहर आएगा। तो यहां पे हुआ क्या कि फोर्स ऑन PS and PS is inwards and on QR is outwards. They are equal and opposite, whose line of action are not same। जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है। तो क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, दे मेक व्हाट, कपल। दे मेक कपल। अब यहां पे टॉट टाउ इक्वल्स टू movement of the couple, that equals to one of the force into perpendicular distance between the line of action of the forces, perpendicular distance between the line of action of the forces। अब यहां पे डिफरेंस क्या आया बच्चों, जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे तो उसी में 3D में समझाना मुझे आसान होता, थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्ट होगा। ठीक से देखना, हम यहाँ पे लेते क्या हैं, ये जो लूप है, लूप का एरिया वेक्टर अंदर की ओर, लूप का एरिया वेक्टर अंदर की ओर। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, जैसे आप बोलो सर इस ओर क्यों लिया, मैग्नेटिक मोमेंट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लूप के एरिया वेक्टर की ओर होता है। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आप बोलोगे अंदर की ओर, तो जब ये लूप रोटेट करके ऐसे आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसके अंदर की ओर। एरिया वेक्टर के अलोंग मतलब लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, जो लूप का प्लेन है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर लूप के एरिया वेक्टर के अलोंग, इसलिए मैंने इसे एम इस ओर लिया है। अब अभी पहले हम एम मार्क नहीं कर रहे हैं इसमें, आपके पास तो एग्जामिनर का जो फिगर होगा वो एक साथ जाएगा, है ना, तो आप उसमें क्या करना, एम को मार्क कर देना
और एम और बी के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा। दिस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, तो ये यहां पे आ जाएगा आपका एंगल, दिस विल बिकम थीटा, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो थोड़ी सी कम हो गई, पहले ऐसा था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी आप देखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले जो थी वो थी मेरे दोनों हाथों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई, देखो ये कम बची, ऐसे टिल्ट हो गया, जैसे अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? 0, लेकिन अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई? थोड़ी सी कम हो गई, वो ये वाली आ गई। ये वाली डिस्टेंस, तो ये b है, ये थीटा है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी b sin थीटा। ये बस आपको फिगर में दिखाना है कि एक फोर्स अंदर की ओर, एक फोर्स बाहर की ओर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की याली आएगी, एंड दैट बी व्हाट? b sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आपने b sin थीटा मार्क कर लिया होगा। अब टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू BIL, one of the force into b sin theta, so that becomes BIL into B is area A into sin theta. If there are n number of turns, tau will be NIAB sin theta. So tau will be equal to NIA is called magnetic moment M, that will be MB sin theta. This is a torque. So tau will be what? MB sin theta, or tau equals to tau equals what? M cross B. ये M cross B आ गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट M है वो किस ओर होगा? डायरेक्शन वही जो आपको पहले बता दिया, इसलिए पहले वाला आर्टिकल कराया था, सो दैट की डायरेक्शन में आपको क्लियर हो। जो भी इस लूप का प्लेन है, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर या तो आपकी ओर या आपसे अवे, डिपेंडिंग अपॉन की करंट एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अवे हो गया आपसे, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हुआ? आपसे अवे हो गया, और 20 और है। अच्छा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने किया था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता था, ऐसे यहाँ पे टॉर्क हुआ ये M क्रॉस B। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉर्क होता था, दैट ऑलवेज ट्राइड टू ओरिएंट या अलाइंड द P इन द डायरेक्शन ऑफ E। वहां पे P क्रॉस E होता था टॉर्क, और हमेशा उस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती थी कि वो P को E के अलोंग अलाइन करा दे, वो P को E के अलोंग। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, इस टॉर्क की टेंडेंसी होगी कि वो M को B के अलोंग क्या करे? अलाइन करा दे। तो आप ये नोट करोगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क, टेंडेंसी ऑफ दिस टॉर्क is always to align M along B। हमेशा वो M को B के along अलाइन करने की टेंडेंसी होगी, वो M को B के along क्या करेगा? अलाइन करा देगा। इज दैट क्लियर? आप मेरी बात समझ गए? Yes, sir. सो ये याद रखोगे कि इसकी टेंडेंसी हमेशा होगी कि टॉर्क ऐसे रहेगा कि अल्टीमेटली M को B की डायरेक्शन में क्या होगा? ले आएगा। ठीक है, नाउ से तो आपको M का डायरेक्शन, M का मैग्नीट्यूड और M से जो टॉर्क टाउ लगेगा वो पता लगेगा कि MB sin थीटा होगा। ये जनरल डेरिवेशन हो गया। इज दैट क्लियर? जब भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो किसी केस में न्यूमेरिकल में, तो आप M और B के बीच का एंगल थीटा देखोगे, तो टॉर्क टाउ क्या होगा? M इंटू B इंटू साइन थीटा। वो लोग जब भी आपसे कोई फिगर का ऐसा क्वेश्चन देंगे तो M और B के बीच का एंगल जरूर से आपको दे दिया करें। ठीक, अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट M को डिफाइन करता हूं बोर्ड एग्जाम में। आपको बेटा देखो डिफाइन ऐसे करना है, अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू 1 टेस्ला ले लूं, B 1 टेस्ला, और थीटा 90 डिग्री ले लूं, तो टॉट टाउ किसके इक्वल आ जाएगा? M के इक्वल। तो हम बोलते क्या है M की डेफिनेशन? टॉट टाउ M की इक्वल, क्योंकि B1 हो गया sin 91 हो जाएगा, तो टॉट टाउ भी कम से कम व्हाट? M। हम इसे इस तरीके से बोलते हैं कि द मैग्नेटिक मोमेंट of the wire is torque acting on it
when it is kept perpendicular to a magnetic field of 1 टेस्ला। तो भी कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला के परपेंडिकुलर आप रखोगे तो जो टॉर्क लगेगा उसी को इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट क्लियर भी कर देना। जैसे परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाले पार्ट को क्लियर कर देना कि एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड बी इज 90 डिग्री। जैसे कोई ये ना सोचे कि लूप के प्लेन और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, लूप के प्लेन और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। लूप का एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल कितना है, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, वो 90 डिग्री है। दिस इज क्लियर नाउ। से अब एम के आप और भी कैलकुलेशंस देखोगे। एम के जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं दे आर, जैसे आपसे लगे कि एक चार्ज क्यू है और चार्ज क्यू आर रेडियस में v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। चार्ज क्यू आर रेडियस में v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट जो करंट आई होगी दैट विल बी चार्ज क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। चार्ज क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पे टाइम पीरियड t कितना होगा, 2 पाई r ओवर v। 2 पाई r इसकी सर्कमफेरेंस की पूरी लेंथ अपॉन स्पीड v इज व्हाट, टाइम पीरियड t। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज व्हाट v अपॉन 2 पाई r will be the frequency of revolution. So equivalent current I will be charge q into frequency means v upon 2 pi r. It is this. This is the equivalent current. ये equivalent current आ रहेगी इसकी, charge q into v upon 2 pi r will be the equivalent current. Is that clear? ठीक है। और अगर उन्होंने v नहीं दे रखा, आपको ओमेगा दे दिया कि इसका रिवॉल्यूशन के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो फिर आप चार्ज क्यू को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब पैरामीटर जिस फॉर्म में आपको गिवन होगा यू विल आंसर इन दैट फॉर्म। ठीक है ना। अब इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट एम का डायरेक्शन किस ओर होगा, अभी यहाँ करंट आई निकाला तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम कितना होगा, एम विल बी इक्वल टू current I into area, so that will be q into v upon 2 pi r into area what pi r square, it is a magnetic moment m। और m का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंटी किस ओर जा रहा, क्लॉकवाइज, तो करंट क्लॉकवाइज होगी। सो m will be directed away from you। m किस ओर डायरेक्टेड होगा, आपसे अवे। बच्चों m जो होगा, m यहां पे m is directed away from you। So m है इस केस में, that will be directed away from you। Is that clear? ठीक है। अब अगर बोला रहे कि इसके रिवॉल्यूशन से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी होगी म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर। आप आई की वैल्यू जो यहां से आपने कैलकुलेट की, आई की वैल्यू यहां डाल दोगे तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक बी भी आ जाएगी। तो देखो होता क्या है बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन, आपने नोट कर लिया था ना ये, क्यों? यस सर। नहीं नोट किया तो एक बार देख लो, फिर से नोट कर लो। नोटेड सर। नाउ से, नाउ you'll see, अगर जैसे बोलते हैं कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन न्यू है या स्पीड जो भी दे देंगे, तो अब ये भी चार्ज है, इसकी इक्विवेलेंट क्या होगा, करंट आई क्या होगी, चार्ज ई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम होगा आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर ये आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पे अगर करंट, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्विवेलेंट करंट किस ओर होगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन के रॉन्ग होता है, मतलब जिस ओर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट होगा। तो करंट इस केस में क्या आएगा, करंट विल बी
क्लॉकवाइज, और क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अवे फ्रॉम यू, इट विल बी अवे फ्रॉम यू। जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम यू। इज दैट क्लियर? इस मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते क्या हैं? बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन, वी कॉल इट बोर मैग्नेट्रॉन। तो मैंने इसलिए बता दी कि बोर मैग्नेट्रॉन वर्ड आए और आप समझ ना पाओ, जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट किया वही बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब बोर एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर तो उससे एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है, एंड इट इज अबाउट दैट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब एक चीज और देखोगे बच्चों कि नेक्स्ट आप देखो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट एम में ही, जैसे आपके पास एक लूप है इस फॉर्म में, ये देखो ऐसे है, तो इसका आधा पार्ट एक्स वाई प्लेन में है और आधा पार्ट वाई जेड प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में और ये वाई जेड प्लेन में। करंट इस तरीके से, ठीक से देखना, करंट ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। मैं इसे बनाता हूं यहाँ पे फिगर, इट इज लाइक दिस, सी कि this x-axis, this y-axis, and this is the z-axis, ठीक है ना, x y z। करंट आई है यहां पे, दिस करंट आई, ये लेंथ l है, ये लेंथ b है, ये लेंथ h है, l b h। आप समझ गए, ये लेंथ l, ये लेंथ b और ये लेंथ h है, दिस व्हाट l b h। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट m क्या होगा? आप देखो ना, तो ये वाला लूप पूरा कंप्लीट है, जैसे आप सोचो कि ये वाला लूप कंप्लीट है, तो कंप्लीट नहीं है। ये लूप कंप्लीट होता अगर यहां करंट आई होती, और ये लूप कंप्लीट होता अगर यहां आई होती, तो आप क्या करो, एक बार आई इस ओर ले लो और एक बार आई इस ओर ले लो। आपने नेट करंट 0 ली, लेकिन ये लूप कंप्लीट हो गया। अब इस लूप में जब आप ऊपर से देखोगे जेड एक्सिस के अराउंड से, तो ऊपर से देखने से इसमें करंट किस ओर है? इस वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऊपर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट एम क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट एम आ गया, इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट एम अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मींस पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, सो दैट बिकम्स व्हाट? एल इंटू बी एरिया इंटू आई, आई इंटू ए, और किस ओर आया? के कैप के अराउंड। अब ये जो पार्ट है बच्चों, जब मैं इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस से देख रहा हूं, इसका भी लूप इस वाली करंट से कंप्लीट हो गया जो आपने करंट ली। तो इसका जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस से देख रहा हूं तो मेरी ओर से करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब मेरी ओर से एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरी ओर मतलब नेगेटिव एक्स में, तो नेगेटिव एक्स में कितना होगा? दिस विल बी प्लस ऑफ एल इंटू एच, ये एल और ये एच, तो आई एल एच इंटू वॉट? माइनस आई कैप, माइनस वॉट? आई कैप। तो ये दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एम के, एक के कैप के लॉन्ग और एक माइनस आई कैप के लॉन्ग। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो वेक्टर आया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को और क्या जनरेट करते हैं? एक सर्कल है पूरा आर रेडियस का, एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, उस सर्कल को बीच से आधा मोड़ दिया गया, तो आधा लूप उसका वाई जेड प्लेन में आ गया, आधा एक्स वाई प्लेन में है। तो आधे पार्ट का अब आप बीच वाले में कोई वायर नहीं है डायमीटर के लॉन्ग, उसे कनेक्ट कर दो, एक और करंट एक और ले लो, दूसरी उसमें करंट अपोजिट ले लो, और उससे क्या होगा? आपके दो लूप्स आ गए, वो जो दो लूप्स हो जाएंगे, उसमें पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया आ गया, उससे आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम निकाल दोगे। समझ गया नहीं? दिस इज क्लियर ना? Yes, sir. ठीक है, सो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम आ रहेगा। तो अब आपको टॉर्क का कैलकुलेशन और मैग्नेटिक मोमेंट एम के बारे में पता लग गया, ठीक है ना? नाउ आई टेल यू अबाउट वन थिंग, दैट इज अबाउट द गैलोनोमीटर। आप ठीक से देखेंगे, और वो लेक्चर आपको भेजा था, आप
मतलब मैं, क्योंकि मैंने आपको फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर वाला पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट था उसका, वो इजी था, मैंने कराया नहीं है। मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप अपनी ओर से कर लोगे, उसमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछोगे, समझ रहे हो ना? तो वो आपको लेक्चर करना होगा। और कई बार ये नेट की इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो मैं आपको भेज ही दिया करूंगा, ठीक है ना? कभी कभी ऐसा होता है तो रिकॉर्ड लेक्चर आपके पास आ जाएगा, और फिर आपका, जैसे आप लोगों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मॉर्निंग में भी कभी कभी डाउट सेशन ऑनलाइन आपको अलग से रख दिया करूंगा, तो कोई ऐसी चीज होगी उसमें आप उसे अलग से पूछ लिया करोगे, सर ये समझ में नहीं आया है। नाउ सी अबाउट गैलोनोमीटर। तो गैलोनोमीटर आपको मैंने तब भी कराया था इलेक्ट्रिक करंट में, बट तब मैंने गैलोमीटर का कंस्ट्रक्शन नहीं कराया था। तब के लिए था कि गैलोनोमीटर is a device to detect the presence of current in the circuit। इसके लिए अब गैलोमीटर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? गैलोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल इट इज दिस, सी, जब भी आप किसी मैग्नेटिक बी के अंदर एक करंट कैरिंग वायर लूप रखोगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। इसके ऊपर क्या होगा? एक टॉर्क लगेगा। टॉ विल बी एम बी साइन थीटा। अब ये भी बताया। अब टॉर्क लगने से क्या होगा? रोटेट करेगा, ठीक है ना? लेकिन टॉर्क टाउ इक्वल्स व्हाट? आई अल्फा। टॉर्क अगर आपने करंट पास कराया लगातार लग रहा तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और उस एंगुलर एक्सेलरेशन से इसका ओमेगा तो लगातार बढ़ता रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि लगातार ये रोटेट करता रहे, नीचे इसके एक स्प्रिंग लगा देते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग, जिसे बेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा एक और, इस टॉर्क के ड्यू टू स्प्रिंग में टॉरिशन आएगा और स्प्रिंग का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब आगे वाला टॉर्क पीछे वाले टॉर्क की इक्वल होगा तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और वहां पे इसकी रीडिंग आ रहेगी। तो जितना टॉर्क इक्विलिब्रियम में जब आएगा, तो जितना ज्यादा ये टॉर्क आएगा उतने ज्यादा एंगल के बाद इक्विलिब्रियम में आएगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना? तो हम करते क्या है, व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, यू कैन राइट दिस, आप ये पहले फिगर बना लो, मेक दिस फिगर।